बच्चों, अब हम नाइट्रोजन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है जबकि फास्फोरस ठोस रूप में होता है। एक ये प्रश्न बनता है। एक और प्रश्न बन सकता है इसी में कि नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणु कणों के रूप में है जबकि फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, दोनों के आकार से हम इसको समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु का जो आकार होता है उसमें हम दे सकते हैं कि इसका परमाणु आकार कम होता है, परमाणु आकार कम है, और फास्फोरस का परमाणु आकार जो है वो इससे अधिक होता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो फास्फोरस का आकार बढ़ता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो त्रिबंध बनाता है। NN जो है वो उसके बीच में 3 बंध बनते हैं, क्योंकि जब हम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये साझेदारी के द्वारा 3 बंध का निर्माण करते हैं, जिसमें से 1 सिग्मा एवं 2 पाई बंध का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में पाया जाता है और इनके मध्य जो त्रिबंध होता है, तो यहाँ बंध बनाने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, मतलब त्रिबंध बनाने की जो क्षमता है वो नाइट्रोजन की अधिक होगी। जबकि फास्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है। तो आप देखोगे कि फास्फोरस में इस तरह से सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर फास्फोरस इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के रूप में पाया जाता है और इनके मध्य इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं। तो फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, जबकि नाइट्रोजन में बहुत अधिक आकर्षण बल है आकार कम होने के कारण, तो ये त्रिबंध तो बनाते ही हैं। तो नाइट्रोजन के जो N2 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में बहुत सारे नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, तो इसलिए ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। जबकि फास्फोरस में एक फास्फोरस जो है वो इस तरह से अन्य 3 फास्फोरस से अटैच्ड होता है और इस प्रकार ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये फास्फोरस जो है वो ठोस रूप में पाया जाता है और P4 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह से एक प्रश्न, इसी में हम 2 प्रश्नों के बारे में हमने जाना कि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस ठोस है, और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर N2 मतलब त्रिबंध के रूप में पाया जाता है, जबकि P4 जो है वो उसमें सिंगल बॉन्डेड रहते हैं स्टेट। अब हम ये समझेंगे कि नाइट्रोजन अक्रिय होता है। नाइट्रोजन अक्रिय गुण दर्शाते हैं, क्यों? नाइट्रोजन का अक्रिय गुण, तो नाइट्रोजन का जो अक्रिय गुण है वो, चूंकि नाइट्रोजन में हमने देखा कि ये त्रिबंध बनाते हैं, तो जब ये त्रिबंध बनाते हैं, त्रिबंध बनाने के कारण, और यहाँ पर जो बॉन्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम इसका ले तो IE1, यदि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं तो ये 945 किलो जूल पर मोल होता है, जो कि काफी अधिक है। तो चूंकि यहाँ त्रिबंध होता है, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान बहुत अधिक होता है, तो इस प्रकार, और इसका आकार भी छोटा होता है, तो ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं, तो ये अक्रिय होते हैं। फास्फोरस की तुलना में ये अक्रिय होते हैं, जबकि फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है तो ये क्रियाशील होते हैं नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इस परिवार में, मतलब जो 15th ग्रुप है, तो 15th ग्रुप में हम देखेंगे कि किसके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक होती है। तो यहाँ बिस्मथ जो है उसके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ की सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों? बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, या इसे हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। इस अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं इस फैमिली का, तो आप ऐसे भी जानते ही हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन यहाँ पर बनाकर मैं बताती हूँ आपको।
कि अगर हम बाह्यतम कोश का ही केवल लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे नाइट्रोजन है तो 2s2 2p3, इसके लिए हो जाएगा फास्फोरस के लिए 3s2 3p3, आर्सेनिक के लिए 3d10 4s2 4p3, एंटीमनी के लिए 4d10 5s2 5p3, बिस्मथ के लिए 4f14 5d10 6s2 और 6p3। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बिस्मथ का देखते हैं तो इसमें जो 6p के पहले 6s है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अक्रिय युग्म की तरह कार्य करते हैं, अर्थात ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वैसे तो इस फैमिली में +3 और +5 ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने की क्षमता होती है मुख्य रूप से, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बिस्मथ में हम देखते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्थायी हो जाती है। इसका कारण है कि इसमें जो 6s के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करते हैं, और इनके अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करने के कारण ये बंध में भाग नहीं लेते हैं बंध बनाने में, तो इस प्रभाव को ही हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो प्रायः देखा गया है जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके जो भारी मतलब p ब्लॉक में जो भारी सदस्य होते हैं और खासकर जिनके बाह्यतम कोश में मतलब इस 6s के जस्ट पहले वाले कोश में जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ये देखा गया है कि उस s के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये फिर अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करते हैं और इसी प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। और इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्थायी हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को जाना। अब हम नाइट्रोजन के कुछ हैलाइड्स के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन के जो हैलाइड हैं, नाइट्रोजन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैलाइड बना सकता है, जैसा कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से आप समझ सकते हैं। एक तो MX3 टाइप का और एक बना सकता है MX5 टाइप का। तो इसी तरह इसमें हम देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। तो जैसे X को आप सभी जानते हैं, X अर्थात क्या है, हैलाइड। तो X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकता है। तो नाइट्रोजन किस किस प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। अगर हम MX3 टाइप का देखेंगे तो नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स होंगे, नाइट्रोजन मुख्य रूप से कौन कौन से हैलाइड, ट्राई हैलाइड कौन कौन से बनाएगा। एक तो ये NF3 बना सकता है, NCl3 बना सकता है, NBr3, Ni3। तो इस तरह के ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाले में ये ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन के बनते हैं। और इन सभी में जो संकरण होता है, इन सभी जो हैलाइड्स हैं ट्राई हैलाइड्स, उसमें जो संकरण है वो sp3 संकरण होता है। तो अगर आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि इसके ट्राई हैलाइड्स में कौन सा संकरण है तो sp3 संकरण होता है। और अगर sp3 संकरण की बात हम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, इसको हम बनाते हैं 7, 2 और 5 इस तरह से विभाजित करेंगे तो 2s और 2p इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर 2s2 2px1 2py1 2pz1, तो 2s 2px1 2py1 और 2pz1। तो यहाँ पर देखिए आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और मान लीजिए कि हम NCl3 की संरचना को जानने का प्रयास करते हैं, तो इसमें जो ये sp3 है इसमें 4 संकरित कक्षक बने, 4 sp3 संकरित कक्षक बने हैं, लेकिन इसमें से 2 जो है एक लोन पेयर है और बाकी तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए अगर हम नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड में ट्राई क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस प्रकार का होगा। ये नाइट्रोजन है और ये इसका लोन पेयर हो जाएगा और इस तरह से हम इसमें 3 Cl को बना सकते हैं। तो इसकी जो संरचना होगी वो यहाँ पर पिरामिडी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी जो संरचना होगी वो पिरामिडल होगी। वैसे ही PCl3 की संरचना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। PCl3 में भी एक लोन पेयर होगा और इस तरह से ये Cl के साथ जुड़ करके, वैसे तो
sp3 है तो चतुष्फल की संरचना होनी चाहिए, लेकिन चतुष्फल की ना होकर के लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण इसकी संरचना विकृत होकर के पिरामिडल हो जाती है। अब हम नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड के बारे में जानेंगे कि इसमें स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो नाइट्रोजन में हमने देखा कि NF3 भी है, NF3 भी फॉर्म होता है, NCl3 भी फॉर्म हो रहा है, NBr3 भी फॉर्म होता है और NI3 भी फॉर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी यदि देखा जाए तो वो इस प्रकार का हम क्रम बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा स्थायी यहाँ पर NF3 होता है। इसका कारण क्या है? तो ये तो इसका जो ट्रेंड है वो हो गया कि इस प्रकार से इसके स्थायित्व को हम लिख सकते हैं कि इसका स्थायित्व का क्रम ये रहेगा। लेकिन इसका कारण जब हम देखेंगे तो इसके कारण में सबसे पहला है कि परमाणु आकार। यदि हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो सब में नाइट्रोजन तो एक जैसा है, लेकिन जो ये हैलोजन है, हैलोजन परमाणु का जो आकार है वो जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं तो हैलोजन परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैलोजन परमाणु का आकार परमाणु आकार में वृद्धि। तो जब हैलोजन परमाणु के आकार में मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके आकार में वृद्धि हो रही है तो N और X के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाए, क्योंकि X का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ने के कारण ये बंध जो है वो दुर्बल हो जाता है। और दूसरा, अगर हम इस तरह से देखें कि N और I के बीच, अगर हम N और I के बीच देखें तो I का आकार काफ़ी बड़ा है और I की ऋण विद्युतता का मान भी कम होगा। आकार बढ़ने से ऋण विद्युतता का मान भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो N और I के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो फिर ये स्थायित्व इसका घटता जाएगा। लेकिन NF3 में हम देख रहे हैं कि NF, तो F का आकार बहुत छोटा है तो इसकी ऋण विद्युतता भी अधिक है, इसकी ऋण विद्युतता का मान भी अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होगी। तो इस ऋण विद्युतता के मान के अधिक होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर्षण बल बहुत अधिक, यानी नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होगा, जिसके कारण NF3 अत्यंत ही स्थायी गुण दर्शाता है। अगला प्रश्न है इसी ट्राई हैलाइड से रिलेटेड कि NF3 दुर्बल क्षारीय है, जबकि NI3 प्रबल क्षारीय होता है। इसका कारण क्या होगा? हम सब ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार होते हैं। तो इन सभी में हमने देखा कि एक लोन पेयर तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, तो ये सभी लुईस क्षार हैं। लेकिन प्रबल कौन सा होगा? तो इसका कारण क्या है कि जो फ्लोरीन है वो उच्च ऋण विद्युती होता है। यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन के, अगर हम फ्लोरीन को बनाएंगे तो यहाँ जो ये फ्लोरीन है ये उच्च ऋण विद्युती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ही ओर आकर्षित करता रहता है। मतलब ये अधिक ऋण विद्युती होने के कारण, इसकी ऋण विद्युतता उच्च होने के कारण, उच्च ऋण विद्युती गुण के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ही आकर्षित कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ही आकर्षित करेगा तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। तो जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम होगी तो दूसरों को देने की जो टेंडेंसी है वो भी यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो उपलब्धता है, उपलब्धता नाइट्रोजन पर कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन आसानी से
इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं कर पाता है। तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर NF3 दुर्बल क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अधिकरण विद्युतीय है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ही ओर खींचने लगेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये दूसरों को देने के लिए इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता नाइट्रोजन पर कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखिए, अगर हम Ni3 की बात करें तो Ni3 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि I जो है ये कम ऋण विद्युतीय है, क्योंकि I का आकार बहुत बड़ा होता है। तो कम ऋण विद्युतीय नेचर के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इसकी जो टेंडेंसी है वो कम रहेगी। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक उपलब्ध होगा दूसरों को देने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जब ये नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरों को देगा तो ये एक अच्छा लुईस क्षार होगा। इसलिए कहा जाता है कि Ni3 जो है वो प्रबल क्षारीय नेचर दर्शा रहा है, जबकि NF3 दुर्बल क्षारीय नेचर को दर्शाता है। अगला हम देखेंगे कि PF3 अधिक अम्लीय होता है। सभी जितने भी ट्राई हैलाइड हैं उसमें जो PF3 होता है वो अधिक अम्लीय नेचर क्यों दर्शाता है? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो यदि हम इसके ट्राई हैलाइड फास्फोरस के ट्राई हैलाइड को देखेंगे, इसके क्रम को देखेंगे, तो PF3 जो है वो सबसे अधिक अम्लीय दिखाई पड़ता है। तो इसका ये क्रम हम पहले बना लेते हैं अम्लीय नेचर का फास्फोरस के जितने भी हैलाइड हैं। तो Pi3 तो ये अधिक अम्लीय होता है। तो अधिक अम्लीय होने का कारण क्या है कि इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है। पहला कारण ये होगा कि इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है। अच्छा, यहाँ पर हम अम्ल किसे कहेंगे? पहले प्रश्न ये बनता है कि अम्ल वे होते हैं, लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यदि है तो वो होंगे लुईस अम्ल। तो हमारा प्रश्न ये है कि PF3 जो है वो अधिक अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं इसमें। दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो PF3 एक तो P के पास ऑलरेडी रिक्त डी कक्षक है जिसमें वो दूसरों से लेकर इलेक्ट्रॉन युग्म रख सकता है। साथ ही साथ फास्फोरस के साथ जब फ्लोरीन अटैच्ड है तो फ्लोरीन उच्च ऋण विद्युतीय है। उच्च ऋण विद्युतीय होने के कारण ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये प्रबल अम्ल होगा, एक अच्छा लुईस अम्ल होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं ये। तो ये दो मुख्य कारण हैं। तो यहाँ पर जो Pi3 है वो देखा जाए तो सबसे दुर्बल अम्ल होता है यहाँ पर Pi3, क्योंकि देखिए P तो सबके लिए सेम है। जो भी कंपैरिजन हम देख रहे हैं वो सिर्फ हम हैलोजन के केस में देख रहे हैं। तो अगला जो हम पढ़ेंगे कि Pi3 जो है वो दुर्बल अम्ल क्यों है? तो रिक्त डी कक्षक तो प्रेजेंट है इसमें, है ना। रिक्त डी कक्षक इस फास्फोरस में भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आयोडीन जो है वो कम ऋण विद्युतीय है, और कम ऋण विद्युतीय होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी। प्रवृत्ति इसकी कम होगी तो ये कम अम्लीय होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देर से ग्रहण करेंगे तो वो दुर्बल अम्ल कहे जाएंगे। तो ये मुख्य कारण है। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न जो मैंने बताए इसी तरह के आंसर आप लिख सकते हो। मतलब ये सारे इसके रीजनिंग
हैं, रीजनिंग आंसर्स हैं, मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ये सारा प्रश्न हो गया और इसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको छोटा छोटा नोट्स दिया गया है यही इसका उत्तर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड को लिखना होता है ऐसे कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार। जैसे यहाँ पे हमने प्रबल अम्ल को बताया है, PF3 जो है वो प्रबल अम्ल है ना। और यहाँ पर स्थायित्व को बताया। इस तरह से ये NF3 जो है वो दुर्बल क्षारीय नेचर का होता है, NI3 जो है वो प्रबल क्षारीय नेचर का होता है। तो ये सारा जो क्रम होगा वो पहले तो आपको क्रम को लिख देना है, उसके बाद ये जो कारण है उस क्रम के लिए कौन कौन से रीजंस जिम्मेदार हैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बच्चों जैसे यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि PCl5 के सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं या नहीं है। तो PCl5 में जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब बनाते हैं तो 3s2 3px1 3py1 3pz1। तो चूंकि P के चारों तरफ 5 Cl है तो Cl 3pz1 सभी Cl में, मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो 3pz1 है। तो इस तरह फॉस्फोरस के चारों तरफ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जबकि फॉस्फोरस में केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 3s से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 3d में चले जाते हैं। तो इस तरह से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है ये आपको फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो संकरण होगा वो होगा sp3d। तो एक s का 3p का और एक d का, तो 5 संकरित कक्षक बनेंगे। और 5 जो ये 3pz1 है वो एक एक करके यहाँ पर क्लोरीन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाते हैं। तो वो किस तरह से आते हैं, sp3d मतलब 5 जो संकरित कक्षक है sp3d, और प्रत्येक Cl के पास जो ये 3pz है तो उसके बीच में यहाँ अतिव्यापन होगा। तो इस प्रकार से ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब PCl5 में 2 कोण जो है वो एक्सियल बॉन्ड है और 2 जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। तो प्रश्न यही बनता है कि क्या ये अलग अलग हैं या एक जैसे हैं। तो ये अलग अलग होते हैं। 2 कोण एक समान होते हैं जिसे हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है फॉस्फोरस और Cl के बीच का वो बॉन्ड लेंथ है 240 पिकोमीटर। तो यहाँ प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है, 240 पिकोमीटर है यहाँ पे प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण। जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं उसमें उसकी संख्या 3 है और इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 202 पिकोमीटर का होता है। बंद कोण यदि देखें तो 3 जो है वो 120 अंश का होगा और 2 कोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो टोटल यहाँ 5 कोण बनते हैं। इसकी संरचना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब हम जानेंगे फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड में बंद कोण का मान कैसा होगा। तो सबसे पहले तो बंद कोण के मान में जो वृद्धि होती है वो इस तरह से होगी। तो लगातार जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर हम हैलोजन को कंपेयर करेंगे तो फॉस्फोरस तो सब में सेम है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से है। तो यहाँ पर बंद जो परमाणु का आकार है हैलोजन का वो तो बढ़ता जा रहा है, तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है। तो जब परमाणु आकार में वृद्धि होगी और फॉस्फोरस तो सबके लिए सेम है तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्जन है वो बढ़ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्जन के बढ़ने के कारण यानी इसका फैलाव, इसका जो डिस्पर्जन है वो बढ़ जाएगा परमाणु आकार के बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर ये इसका जो बंद कोण है वो कम होगा PF3 के लिए, क्योंकि PF3 में F का आकार बहुत छोटा है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण तो है लेकिन यहाँ पर F का आकार बहुत छोटा है, तो इस तरह से जो डिस्पर्जन है वो यहाँ पे कम होगा, लेकिन Pi3 में बॉन्ड एंगल अधिक होता है। तो ये मुख्य रीजन है। आप इसमें हैलोजन के परमाणु आकार में वृद्धि लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण का मान भी डाल सकते हैं। तो जैसे फॉस्फोरस का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक लोन पेयर तो है ही, आपने देखा सभी जो ट्राई हैलाइड्स हैं, चाहे हम Pi3 लें, चाहे हम PCl3 लें, Br3 लें, तो इस नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का बनेगा और सभी में sp3 संकरण ही होगा, लेकिन सभी में एक लोन पेयर तो है ही। लेकिन चूंकि यहाँ पे आयोडीन का आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन अधिक होगा और बॉन्ड एंगल की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी, प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाएगा।